पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान का ड्रामा दिखाएंगे जो उसने T20 वर्ल्ड कप से पहले किया है। पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन उसे ये ड्रामा कितना भारी पड़ेगा सत्ता में समझेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे इस ड्रामे के पीछे कौन सा बड़ा डर है। इसके बाद आपको संसद में चाइना चैप्टर वाला क्लेश दिखाएंगे। आज राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे के एक बयान को कोट किया तो लोकसभा में कलेश हो गया। राहुल ने टैंक वाला कौन सा सवाल पूछा और इस पर बीजेपी क्यों भड़क गई वो भी बताएंगे। इसके बाद मुनीर की उस फौज से मिलवाएंगे जिस पर बीएलए की महिला वॉरियर्स टूट पड़ी हैं। पाकिस्तान में क्यों गली गली हवा बलोच के नाम की हवा चल रही है और कैसे पाकिस्तानी आर्मी बीएलए के सामने सरेंडर कर रही है। इसकी वीडियो कुंजी तैयार है। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आज ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के दफ्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंची थी। लेकिन खबर है कि वो इस मीटिंग में भड़क गई, बैठक को बीच में ही छोड़ दिया और बाहर आकर कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का आईटी सेल है। इस वक्त एक सवाल देश के लाखों निवेशकों के मन में ट्रेंड कर रहा है, आखिर चांदी का ये क्रैश कब रुकेगा। आज चांदी ने गिरते हुए 2,25,000 के स्तर को छू लिया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी हुई, जबकि सोना भी गिरकर 1,40,000 के लेवल पर आ गया। एक चौंकाने वाली खबर आज चीन से भी है, जहां रॉकेट फोर्स का बड़ा घोटाला सामने आया है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की खबर के अनुसार पश्चिमी चीन में कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा गया था, जिसके बाद जिनपिंग ने पीएलए की रॉकेट फोर्स की पूरी टॉप लीडरशिप को ही हटा दिया था। और आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई है, जहां केंद्र सरकार ने अदालत को यह बताया कि सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी क्यों की गई। केंद्र के अनुसार वांगचुक के भाषणों में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने का आह्वान था और हिंसा भड़काने की कोशिश थी। आज सबसे पहले हम उस सरेंडर की बात करेंगे जो पाकिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप से पहले किया है। पाकिस्तान T20 क्रिकेट का चैंपियन भले ही ना बने, लेकिन ड्रामेबाजी का वो एक बड़ा मास्टर है। ये उसने एक बार फिर साबित कर दिया है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाले मैच का बॉयकॉट करेगा। हालांकि उसकी ये अकड़ कैसे कंगाली में इस मुल्क को 600 करोड़ रुपए का करंट देगी और क्या पाकिस्तान के इस बॉयकॉट वाले ड्रामे में बड़ा डर है, इस पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले मूल खबर को समझिए, जिसमें क्रिकेट की पिच पर पाकिस्तान की कट्टर नीति के साथ धूर्त नीति भी शामिल है। कल पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो टीम इंडिया के खिलाफ कोलंबो में होने वाला T20 मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान सरकार के इस ड्रामे को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान के इस ड्रामे के आगे डर है। पीसीबी के अनुसार ये बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने का विरोध है, लेकिन टीम इंडिया के फैंस के अनुसार ये विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का डर है। कहने को पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एकजुटता वाला ढोंग कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि असल में पाकिस्तान की टीम ईशान किशन की तूफानी वापसी से डरी हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देकर इस्लामिक देशों को यह दिखाना चाहता है कि वो कैसे एक मुस्लिम देश के लिए खड़ा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की दहशत है। पाकिस्तान इस बॉयकॉट के जरिए अपनी आवाम को मैसेज देना चाहता है कि वो भारत का कैसे विरोध कर रहा है। लेकिन शायद पीसीबी चेयरमैन और शहबाज शरीफ ने पिछले T20 के नतीजों पर अच्छी रिसर्च की है। नतीजा उसे पहले से पता है, इसीलिए एक और बेइज्जती से बचने के लिए उसके लिए बॉयकॉट अच्छा बहाना है। लेकिन ये बहानेबाजी और अकड़ पाकिस्तान को कैसे बहुत भारी पड़ने वाली है, इस पर आज हमने रिसर्च की और जो फैक्ट सामने आए वो पाकिस्तान को भी जरूर देखने चाहिए और ये समझना चाहिए कि कंगाली और बदहाली की स्थिति में उसके पास इतना बड़ा रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ये मैच नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर को होगा और इसकी वसूली वो पाकिस्तान पर 315 करोड़ का जुर्माना लगाकर करेंगे। दावे के अनुसार भारत पाकिस्तान मैच के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत करीब 40 लाख रुपए होती है, जबकि वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के एक मैच से होने वाली कमाई पूरे वर्ल्ड कप की कमाई का लगभग 8 से 10% तक होता है।
ऐसे में ये अकड़ उसे महंगी पड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप से इस बॉयकॉट वाली ड्रामेबाजी की वजह से उसे 290 करोड़ का एक और झटका लग सकता है। खबर है कि आईसीसी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को जो सालाना राजस्व देती है, उसे T20 वर्ल्ड कप में भारत का मैच बॉयकॉट करने की स्थिति में सजा के तौर पर रोका जा सकता है। सोचिए, जो देश और उसकी आवाम पहले से उधार की जिंदगी जी रहे हों, IMF से लेकर चीन और अरब तक कर्जा मांग रहे हों, क्या वो 600 करोड़ का नुकसान झेल पाएगा? इसीलिए इस फैसले की वजह से पाकिस्तानी सत्ता और PCB की उसी के मुल्क में फजीहत हो रही है। कुछ लोग समर्थन में हैं, लेकिन आवाम का एक बड़ा हिस्सा अपना गुस्सा दिखा रहा है और ये कह रहा है कि इस ड्रामे के आगे डर है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ 600 करोड़ का करंट ही नहीं लगेगा, बल्कि अगर उसने भारत के मैच का बॉयकॉट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को उचित जवाब नहीं भेजा तो उसे पेनल्टी के 5 फ्री हिट और लगेंगे। बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में आईसीसी पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह पूरे T20 वर्ल्ड कप से बैन कर सकता है। पाकिस्तान को भविष्य के सभी आईसीसी इवेंट से बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान से दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी भी छिन सकती है। सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान सुपर लीग की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। साथ ही आईसीसी उस टूर्नामेंट में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों का एनओसी रोक सकता है। एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर बैन लग सकता है। हालांकि पाकिस्तान की बॉयकॉट वाली धमकी पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का जवाब भी आ गया है, जिससे साफ है कि अगर पाकिस्तान पीछे नहीं हटा तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। आईसीसी का कहना है कि सरकारों की राष्ट्रीय नीति का वो पूरा सम्मान करता है, लेकिन चुनिंदा मैच खेलना खेल की बुनियादी सोच और इसकी पवित्रता के खिलाफ है। ये फैसला वर्ल्ड क्रिकेट और दुनिया भर के फैंस, खासकर पाकिस्तानी फैंस के हित में नहीं है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट और पूरे क्रिकेट ऑर्डर पर असर पड़ेगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मुद्दे पर विचार करेगा। ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। वैसे कई न्यूज मित्र सोच रहे होंगे, अगर पाकिस्तान ने टीम इंडिया के खिलाफ कोलंबो में मैच खेलने का बहिष्कार किया तो 15 फरवरी को क्या होगा। तो जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के बॉयकॉट के बावजूद भी टीम इंडिया अपने शेड्यूल के अनुसार श्रीलंका जाएगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव हमेशा की तरह टॉस के लिए मैदान पर जाएंगे और अगर उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर मौजूद नहीं होंगे तो मैच रेफरी भारत को वॉकओवर देकर पूरे 2 अंक दे देगा। वैसे एक दिलचस्प सवाल यह भी है कि अगर ड्रामे के बाद नॉकआउट मैच यानी सेमीफाइनल या फाइनल में उसका मैच टीम इंडिया के साथ पड़ा, तब वो क्या करेगा। वैसे आज सत्ता की कुंजी में हम आपको जो फैक्ट बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि क्यों पाकिस्तान की बॉयकॉट वाली धमकी में बांग्लादेश प्रेम और चिंता कम बल्कि प्रोपेगेंडा ज्यादा है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप के किसी मैच का बहिष्कार किया हो। इससे पहले 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ बॉयकॉट किया था, लेकिन तब वजह थी कोलंबो में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की चिंता। 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने भी श्रीलंका के खिलाफ मैच का बहिष्कार किया था और तब भी कारण सुरक्षा की चिंता थी। ऐसी स्थिति में श्रीलंका को वॉकओवर दे दिया गया था। इसके बाद 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ बॉयकॉट किया था। तब वजह थी जिम्बाब्वे में राजनीतिक अशांति और तब ये बहिष्कार ब्रिटेन सरकार के निर्देश पर किया गया था। जबकि उसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भी केनिया के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया था और वजह थी आतंकी हमले के अलर्ट से सुरक्षा की चिंता। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कारण नहीं है। वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने का पाखंड कर रहा है और इस्लामिक देशों को खुश करने की कोशिश में लगा है। इसीलिए कट्टरता वाले उसके ये फिट किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकते। वैसे पाकिस्तान के इस फैसले के बाद भारत में भी सियासत का तापमान ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। हमें पाकिस्तान के साथ किसी तरह के संबंध नहीं रखने चाहिए।
अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज काफी सियासी धमाके हैं और ये धमाके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत के साथ हो गए। आज जैसे ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए, हंगामे का बैकग्राउंड तैयार हो गया था। राहुल गांधी ने चीन से लगी सीमा पर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इसके लिए उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को कोट किया और जैसे ही उन्होंने बोलने की कोशिश की, सरकार की तरफ से विरोध हुआ। कहा गया कि जिस किताब के आधार पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, वो प्रकाशित ही नहीं हुई है। राहुल गांधी ने किताब के कुछ अंश के एक मैगजीन में छपे होने का दावा किया और फिर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। और यह हंगामा एक बार नहीं बल्कि इसके 3 राउंड हुए। पहला हंगामा 1:25 पर हुआ। 46 मिनट के हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। दूसरी बार हंगामा 3 बजे हुआ। 9 मिनट के हंगामे के बाद सदन को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। तीसरी बार हंगामा 4 बजे हुआ और 11 मिनट के हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब हंगामे की मूल वजह पर लौटते हैं। दरअसल राहुल गांधी चीन और डोकलाम पर सरकार को घेरना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ की किताब और मैगजीन को हथियार बनाया। राहुल गांधी ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे। वो कुछ 100 मीटर ही दूर थे। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें टोका और कहा कि राहुल बताएं कि ये किताब पब्लिश हुई है या नहीं, सदन को गुमराह ना करें। स्पीकर ओम बिरला ने भी उन्हें टोका और ये कहा कि सिर्फ तथ्यों पर ही बात करें। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि एक मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल है, मैं उसको कोट कर रहा हूं। राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें टोका। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव खड़े हुए। उन्होंने कहा कि चीन का सवाल सेंसिटिव है, अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो राहुल जी को पढ़ने देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने स्टैंड पर अड़ गए और करीब 46 मिनट तक मैं सही तो मैं सही वाली रेस चलती रही, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. No, sir, no, sir, no, sir. No, we only started. No, no, he is not yielding. He is not yielding. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। So this is 100% authentic. 100% authentic. रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? ये झूठ है, जो बोलने का परमिशन नहीं है, ये झूठ है। पहले राउंड में हंगामे के बाद सदन को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम मोदी से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक की।
3 बजे जब एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सिर्फ वक्त बदला था, माहौल वही था। राहुल गांधी चीन और डोकलाम का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार की तरफ से विरोध हो रहा था। 9 मिनट तक ऐसा ही होता रहा और सदन को 4 बजे तक के लिए एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। किसने राहुल गांधी जी को बताया? I'd like to go to what Mr. Naravane said. नो राहुल गांधी जी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है? पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे हैं वो चीज चर्चा कर रहे हैं। आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। उनके कमांडर इन चीफ नारावाने जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, अब सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है। सदन में हंगामे के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे के 2 वीडियो जारी किए। पहले वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया को दिखाया कि गुंडागर्दी करने वाले चीन से निपटना मुमकिन है। दूसरे वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि हमने जमीन का 1 भी इंच नहीं खोया। ये दोनों वीडियो बीजेपी ने जारी किए हैं। आप भी एक बार सुनिए। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. I think not only of the PLA itself, but I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smaller neighbors, once we did that, दरअसल राहुल गांधी संसद में जिस किताब के आधार पर डोकलाम में चीनी टैंक घुसने का दावा कर रहे हैं वो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने लिखी है। 4 Stars of Destiny नाम की ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इसका हार्ड कवर रिलीज हो चुका है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़प का जिक्र है। उनकी किताब फिलहाल प्रकाशन समूह के पास है, जिसने रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा है। 2 राउंड के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 4 बजे शाम एक बार फिर शुरू हुई और इस बार 11 मिनट तक चली। राहुल गांधी चीन और डोकलाम का मुद्दा उठाने पर अड़े रहे, जिसके बाद सदन को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इस सब के बीच राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और वो पूर्व आर्मी चीफ की बात को बताना चाहते हैं। उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने समय बर्बाद किया। 1962 में कुछ हिस्से चीन में गए, राहुल को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो हल्कापन, मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं। ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कि भारत को बदनाम करने के लिए। राहुल गांधी का आरोप एकदम साफ है कि सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने आज कहा कि राहुल गांधी सदन के नियम को तोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संसद में कोई सदस्य किसी विषय पर बोलते वक्त किसी अखबार, मैगजीन, किताब में छपे किसी तथ्य या घटना को कोट कर सकता है या नहीं? अगर नहीं तो किस नियम के तहत? अगर हाँ तो किस नियम के तहत? क्या अतीत में संसद सदस्य ने किसी अखबार, मैगजीन, किताब का जिक्र करते रहे हैं और स्पीकर ने उन्हें क्या अनुमति दी है? सरकार किस नियम के तहत राहुल को बोलने से रोक रही है? जो बुक प्रकाशित नहीं हुई है, क्या उसकी बात सदन में रखी जा सकती है? सवाल यह भी कि स्पीकर कह रहे हैं कि आप नियम के तहत चलें, तो सवाल ये उठता है कि नियम क्या है? अगर कोई किताब नहीं छपी है और उसके अंश मैगजीन में छप गए हैं, तो क्या उसको आधिकारिक बयान नहीं कहा जा सकता? हमने इस मुद्दे पर संविधान विशेषज्ञ से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अखबार और मैगजीन में फर्क किस बात का है कि अखबार में जो छपी होती है सूचना, वो इन तथ्यों पर आधारित होती है, किसने रिकॉर्ड किया, कॉरेस्पॉन्डेंट होता है और उसको किस तरह सूचना मिली। जबकि मैगजीन में ऐसा कोई अभिनिश्चित मामला नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब तक मैगजीन में इस बात की तथ्य की पुष्टि ना हो जाए कि किसने लिखा है और कैसे लिखा है, तो उसको पार्लियामेंट कैसे पेश किया जा सकता है? डेफिनेटली नहीं पेश किया जा सकता। पूरा प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट बुक के अंदर दिए हुए, और किसी वैसे स्पीकर को जनरली कोई अधिकार नहीं होता है किसी संसद सदस्य को रोकने से बोले। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई मामला आता है जिसमें संसद सदस्य का बोलने से कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दूसरे के तथ्यों पर, अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा जरूर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बोलने का प्रश्न है, वो बोलने की सुविधा को नहीं रोका जा सकता, और वो किसी प्रोविजन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इसको रोका जाए। तभी रोका जाएगा या तो अपशब्द हो या कोई और बात हो। यहाँ पार्लियामेंट में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, सामने से कई बार रह चुका है, देख चुके हैं, लोगों ने गालियां दी और स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके बारे में कैसे कहा सकता है कि राहुल को क्यों बोलने से रोक दिया गया? 1-to-1 इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, या तो उस आदमी की सुनी हुई हो, या उसकी कही हुई हो, या उसके व्यक्तिगत जानकारी में हो। यही सूचनाएं रखी जा सकती है। इसके अलावा तीसरी सूचना नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो भ्रामक सूचनाएं होंगी। क्योंकि जब तक पर्सनल सूचना नहीं होगी तो आप नहीं रख सकते। सत्ता में अब आपको बलूचिस्तान संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति दिखाते हैं। आतंकवाद, खूनी जिहाद और फिदाइन हमले जैसी बीमारियों को जन्म देने वाला पाकिस्तान आज खुद बड़े संकट में फंस गया है। अब पाकिस्तान बहुत तेजी से टुकड़े टुकड़े होने की तरफ बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत बलूचिस्तान से होने जा रही है, क्योंकि बलोच विद्रोहियों के सामने मुनीर सेना सरेंडर मोड में है, जहां मुनीर के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। पिछले 48 घंटों से बलूचिस्तान की सड़कों पर हिंसा है, आग है, लेकिन वहां आज़ादी का सपना भी है, क्योंकि अब तक बलूचों पर अत्याचार करती आ रही मुनीर की फौज जान बचाकर भाग रही है।
फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं। ऐसे आसिम मुनीर के लिए घबराना जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान की इस बगावत में अब महिलाएं भी शामिल हैं। पिछले 2 दिनों की लड़ाई में जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो हैं बलूचिस्तान की बहादुर बेटियां हवा बलोच और आसिफा मिंगल। बलूचिस्तान में बीएलए का पाकिस्तान सेना के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, जिसे ऑपरेशन हेरौफ फेज 2 कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत बीएलए ने बलूचिस्तान के 14 शहरों में अटैक किए हैं। 48 से ज्यादा हमले किए गए हैं। क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, नौशकी जैसे शहरों में गदर मचा हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के मारे जाने की खबर है। करीब 28 सैनिकों को बंधक बनाए जाने का दावा है। कई इलाकों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। इन इलाकों से पाकिस्तानी सैनिक भाग गए हैं। कुल मिलाकर बलूचिस्तान अब मुनीर सेना के कंट्रोल से बाहर हो गया है। बलूच भाषा में हेरौफ का मतलब होता है तूफान। इस बार बीएलए की जो 2 महिला वॉरियर्स पाकिस्तानी सेना के लिए तूफान बनकर आईं, उनकी पूरे पाकिस्तान में चर्चा है। बलूचिस्तान की इन बहादुर बेटियों के नाम हैं हवा बलोच और आसिफा मिंगल। बीएलए ने हवा बलोच का वीडियो जारी किया है, जो बिना डरे अपनी दुश्मन यानी पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियां बरसा रही हैं। वो वीडियो में कहते हुए नजर आती हैं कि पाकिस्तानी सैनिक मेरी गोलियों से डर कर छिप गए हैं। जबकि दूसरी बलूच सुसाइड अटैकर का नाम है आसिफा मिंगल। वो सिर्फ 24 वर्ष की थी। आसिफा मिंगल 2 अक्टूबर 2022 को अपने जन्मदिन पर बलूच की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई थी। फिदाइन बनने का फैसला किया, जिसके बाद 31 जनवरी को नौशकी में आईएसआई मुख्यालय को निशाना बनाया। विस्फोटकों से भरी गाड़ी के साथ हमला किया। बात अगर हवा बलोच की करें तो उसे बीएलए में द्रोशम नाम से जाना जाता था। वो लगातार ग्वादर फ्रंट पर एक्टिव थी। हवा बलोच वो पहली महिला बीएलए फाइटर है जिसने हथियारों के साथ सीधी जंग में हिस्सा लिया। बीएलए ने भी हवा बलोच को अपनी पहली ग्राउंड फाइटर बताया है। इन दोनों बहादुर वॉरियर्स ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन इनका बलोच आज़ादी वाला संदेश मुनीर और शहबाज शरीफ को चैन से सोने नहीं देगा। ऑपरेशन हेरौफ के दूसरे फेज के इस युद्ध में बीएलए ने पाकिस्तानी फौज का बहुत नुकसान किया है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया गया। हमले में पाकिस्तानी सेना को भीषण नुकसान की खबर है। इसके बाद हाई अलर्ट और घेराबंदी की गई। इस हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बलोच विद्रोहियों के निशाने पर चीन का अरबों डॉलर का सीपैक प्रोजेक्ट भी रहा। ग्वादर के न्यू चाइनीज कैंप इलाके पर बीएलए ने हमला किया। इसके बाद अस्पतालों में सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। बीएलए के हमलों का एक और वीडियो देखिए। ये बलूचिस्तान के नौशकी का है, जहां पाकिस्तानी आर्मी के 2 कैंपों पर फायरिंग की गई। दावा किया जा रहा है कि बीएलए लड़ाकों ने नौशकी पर कब्जा कर लिया है। वहीं एक पुलिस स्टेशन पर कब्जे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखा कि बीएलए लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन से कई हथियार जब्त कर लिए। बलूचिस्तान के कई हाईवेज पर बीएलए का कब्जा है। मकरान कोस्टल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। चेक पोस्ट बनाकर हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच की गई। अब सत्ता में चुनावी कुंजी की बात भी करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्पेस पश्चिम बंगाल ले रहा है। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की आईटी सेल है। बीजेपी के इशारे पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मौजूद हैं। इस दौरान टीएमसी 2 मोर्चों पर काम कर रही है। उन्होंने कल पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ममता बनर्जी पुरानी वोटर लिस्ट पर चुनाव की मांग कर रही हैं। इसके अलावा आज ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के 15 सदस्य चुनाव आयोग से मिले। इसमें 2 बीएलओ, 5 मृत परिजन और 5 जीवित जिन्हें मृत दिखाया गया है वो भी साथ थे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की मुलाकात सीईसी और दोनों चुनाव आयुक्तों से हुई। इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए, दुर्व्यवहार किया, मेज पर हाथ मारा और बैठक छोड़कर चली गई। उनको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माताजी का, पिताजी का जन्म कुंडली मींस इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। इतना लोगों का डेथ हो गया,
इसका जिम्मेदारी किसका है? इलेक्शन कमीशन इज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज उन्होंने बीजेपी का बात में काम करते हैं क्या? पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट, न इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा।